Good morning, dear students. Now, in social science class 10 history portion, we will study in your chapter First World War. The topic in this video lesson is peace treaties, Shanti Samjhauta. In 1999-20, the victorious Allied forces, predominantly Britain, France, America, and Italy, signed peace treaties with the defeated nations. सन 1999 20 1919-20 में विजयी राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ये विक्टोरियस अलाइड थे, राइट, विजय जीत गए थे, ने पराजित देश यानी डिफीटेड कंट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए. These treaties included the Treaty of Versailles with Germany, Treaty of Saint-Germain, Treaty of Saint-Germain in Leh with Austria, Treaty of Trianon, Treaty of Trianon with Hungary, Treaty of Sèvres with Turkey, Treaty of Sèvres with Turkey, and the Treaty of Neuilly-sur-Seine with Bulgaria. The most important of these was the Treaty of Versailles with जर्मनी. पीस ट्रीटीज यानी शांति समझौता. इसमें यह बोल रहा है कि इन 1990-20 सन 1919-20 में विजयी राष्ट्र, जैसे आपको मैंने बताया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए, जैसे कि जर्मनी के साथ वर्साई संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई विथ जर्मनी के साथ वर्साई संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि. देखिए, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन इन लाई विथ ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि ट्रीटी. हंगरी के साथ ट्रियानेन संधि, ट्रीटी ऑफ ट्रियानेन विथ हंगरी. तुर्की के साथ स्रेवे की संधि, ट्रीटी ऑफ स्रेवे विथ टर्की. और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि एंड ट्रीटी ऑफ न्यूली-sur-Seine विथ बुल्गारिया. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज was the Treaty of Versailles with Germany. Discussions on a new post-war international order had been going on during the war. युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी. The first step, declaration on peace, was taken in November 1917 by the revolutionary government of Russia. रूस की क्रांतिकारी सरकार ने सन 1917 या 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त युद्ध से हट रही है. It unconditionally declared that it was withdrawing from the war and appealed to all the war-torn nations to take immediate steps to broker a just and democratic peace. और उसने अन्य युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाए. The Russian declaration said that no country or nation in Europe or the colonies would be forced to be part of another country without its consent. No country would be burdened with the cost of war, reparations, and governments
should sign only publicly declared treaties between themselves with the full consent of their democratically elected assemblies in place of secret treaties. देखिए, इससे उसका ऐसा एक था कि किसी देश या राष्ट्र को यूरोप में या उपनिवेशों या कॉलोनीज में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में ना मिलाया जाए, किसी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियां हों जिसकी स्वीकृति उन देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए संसदों द्वारा मान हो। राइट? These ideals did not find much favor with European government but were welcomed by war-weary soldiers and workers. ये सिद्धांत ज़्यादातर यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, मगर युद्ध से थके हारे सैनिकों व मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। They were widely discussed by the people and demonstrations began to be held across Europe in their support. पूरे यूरोप में इसके समर्थन में जुलूस निकलने लगे और चर्चा होने लगी। Seeing the popular war in favor of universal peace, the American president Woodrow Wilson announced his 14 points in January 1918, outlining the principles for world peace in negotiating peace treaties to end the war. यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि पूरे यूरोप में इसके समर्थन में जुलूस निकलने लगे और चर्चा होने लगी थी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये है कि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए 14 पॉइंट्स की घोषणा की। इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव देखा जा सकता था। Wilson too opposed secret pacts, right? विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया। पैक्ट यानी ट्रीटीज या संधि। Significantly, he also asserted that all the nationalists were to get the right to self-determination and he was in favor of establishing democracy in all the war-torn countries. हर राष्ट्रीय समूह ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और सारे युद्धरत देशों में लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। Wilson also advocated free and unhindered trade between all countries, opening the seas for all countries to allow unrestricted sea traffic. इसका मतलब यह है कि साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोक-टोक व्यापार, हर देश के लिए समुद्री यातायात पूरे रूप से खुला हो, निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट राइट, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के बीच के विवादों का निपटारा करे और उनके बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे की वकालत की। इसमें यह लिखा है, देखिए अभी जो बताया, विल्सन आल्सो एडवोकेटेड फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड बिटवीन ऑल कंट्रीज, ओपनिंग ऑफ द सीज फॉर ऑल कंट्रीज टू अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड सी ट्रैफिक। इसके बाद ही आल्सो अर्ग्यूड, जो आपको मैंने अभी हिंदी में बताया, ही आल्सो अर्ग्यूड इन फेवर ऑफ डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ लीग ऑफ नेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन that would adjudicate disputes between countries and encourage mutual cooperation. Wilson's 14 points stipulated that
Germany should return all the territories it had annexed since 1870 and Poland would become a free nation. विल्सन के जो 14 पॉइंट्स में क्या शर्त भी थी कि जर्मनी ने सन 1870 या 1870 से जो भी क्षेत्र दूसरे देशों से हथियाए थे उनकी वापसी होगी और पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। ऑन रसिया ही वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिप्लेस द टायरनी ऑफ द tyranny of the Tsar and respected the freedom of the Russian people to choose their own form of government. रूस के संदर्भ में विल्सन का मानना था कि वहाँ जार की तानाशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना का स्वागत किया जाना चाहिए और रूस के लोगों की अपनी पसंद की सरकार गठित करने की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। He did not hold any particular nation responsible for the outbreak of war, so he felt that no demands should be made on any nation to pay war reparation. विल्सन ने युद्ध के लिए किसी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया और इस कारण किसी देश पर इसके लिए जुर्माना यानी यहाँ पे वॉर रिपारेशन यानी कि युद्ध का जुर्माना लगाने की बात नहीं की। द न्यू जर्मनी गवर्नमेंट एक्सेप्टेड विल्सन्स प्रिंसिपल्स एंड साइन द आर्मिटिश। जर्मनी के नए शासकों ने विल्सन के सिद्धांतों को मानते हुए युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। Each victorious country had its own vision and diplomatic needs. अब आगे देखिए, हर विजयी देश को अपनी कल्पना और कूटनीतिक ज़रूरतें यानी डिप्लोमेटिक नीड्स थी। फ्रांस विच सफर्ड द मोस्ट डैमेज इन द कन्फ्लिक्ट held Germany responsible for the war and wanted Germany to pay war reparations, thus effectively crippling Germany's economy so that it could never recover to wage another war. यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि फ्रांस, देखिए फ्रांस जिससे युद्ध में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा था, फ्रांस जिसे युद्ध में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा था, चाहता था कि जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जाए और वह हर मुल्क को जुर्माना दे और जर्मनी को इस तरह से तबाह किया जाए कि वह फिर से कभी हमला करने की स्थिति में न हो। ठीक। It also wanted Germany to return the French territory it had seized in 1871 और सन 1871 में फ्रांस से जो इलाके जर्मनी ने छीने थे उन्हें वापस फ्रांस को दिया जाए। This region was rich in coal and iron ore और ये वो इलाके थे जो जर्मन उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे, जहाँ से उन्हें कोयला, कोल और लौह अयस्क यानी आयरन ओर मिलता था। By getting back the territory, France sought to put a brake on Germany's industrialization. इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी क्षति यानी डबल डैमेज पहुंचाना चाहता था ताकि वह फिर से कभी सर न उठा पाए। It wanted to damage the German economy to the extent that the country would never again think of attacking another country. Right? Now, Britain too wanted to weaken Germany for strategic reasons, but not for economic reasons, since a strong German economy would benefit British trade. यहाँ पे देखिए उल्टा कैसे हो रहा है
कि ब्रिटेन भी जर्मनी को सामरिक तौर पर कमज़ोर करना चाहता था, राइट। उसको डैमेज द जर्मन इकोनॉमी, डैमेज द जर्मन इकोनॉमी यानी सामरिक तौर पर इकोनॉमिक दृष्टि से कमज़ोर करना चाहता था, मगर आर्थिक रूप से नहीं, बट नॉट आर्थिक रूप से नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो, ताकि ब्रिटेन उससे व्यापार कर सके, राइट। But Britain strongly opposed the right to self-determination of colonial and European nations and their freedom to choose democratic government। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेशों व यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्रों के खुद के भविष्य के अधिकार तय करने या फिर समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर गहरी असहमति थी। यहाँ पे लिखा है, बट ब्रिटेन स्ट्रांगली अपोज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलोनियल एंड यूरोपियन नेशंस एंड देयर फ्रीडम टू चूज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, इट आल्सो अपोज द ओपन सीज पॉलिसी दैट अलाउड अनरेस्ट्रिक्टेड सी ट्रैफिक टू ऑल कंट्रीज। दीज पॉलिसीज कन्फ्लिक्टेड विथ इट्स इंटरेस्ट। यानी अभी मैंने बताया कि समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर ब्रिटेन में गहरी असहमति थी। फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी hoped that the Russian Revolution would fail because they feared that it would influence the poor workers and soldiers in their country। देखिए, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, राइट, ये तीनों चाहते थे कि रूस में जो क्रांति हुई उसे विफल करे, ताकि उसका प्रभाव उनके अपने देश के गरीब मजदूरों व सैनिकों पर ना पड़े। They wanted to build a barrier of anti-Russian states between their countries and Russia। इसके लिए न केवल रूस को इसके लिए वे रूस और अपने रूस विरोधी राज्यों की एक कतार खड़ी करना चाहते थे। देखिए, है ना, दैट इज वाई दे वर नॉट कीन टू इंक्लूड रसिया इन द पीस टॉक। इसीलिए रूस को शांति वार्ता में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। देयर होप वॉज दैट ऑल कंट्रीज वुड सपोर्ट द फोर्स इन रशिया दैट वर अपोजिंग द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। और इसी के लिए सभी देश क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे ताकतों का समर्थन कर रहे थे, राइट। सो हियर द क्वेश्चन इज, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन अप्रोच टुवर्ड्स जर्मनी ऑफ रशिया, अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड। देखिए, अभी हमने पढ़ा ना पीस ट्रीटीज, उसमें ये पूछ रहा है व्हाट वर द डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड जर्मनी ऑफ रशिया, अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड। जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार हो, इस पर रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के विचारों में क्या फ़र्क थे। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज कंट्रीज ऑन द क्वेश्चन ऑफ कॉलोनीज। और कॉलोनीज मतलब उपनिवेशों के संदर्भ में इन देशों के बीच क्या असहमति थी। नेक्स्ट, वाई वॉज ब्रिटेन अपोज टू एन ओपन सीज पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज। और ब्रिटेन समुद्री यातायात को सभी देशों के लिए खुला करने के पक्ष में क्यों नहीं चाहा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर अगेन, रिवाइज इट एंड ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। You will get the answers, no doubt, and we will continue in our video lessons. In our next video lessons, we will study about the Treaty of Versailles, June 1919.